हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यूपी एचएससी और अब यूपी जीडीसी प्रश्नावली लेकर आती हूँ। अब जो हमारा पाठ्यक्रम केंद्रित है वो यूपी जीडीसी परीक्षा के पाठ्यक्रम को केंद्रित करते हुए प्रश्नावली बनाई गई है और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय काव्य शास्त्र। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे, उन्हीं को लेते हैं, उन्हीं पे बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। उम्मीद करती हूँ सभी को मेरे द्वारा ये जो प्रश्नावली दी जा रही है पसंद आ रही होगी और प्लीज यदि आपको पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मैं भी ये प्रश्नावली उतनी शिद्दत से बनाती रहूं, मुझे भी आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली। पहला प्रश्न है आज का, रस सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात कर रहा है? रस सिद्धांत के संबंध में। रस सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इससे संबंधित कुछ चीजों को ध्यान दीजिए। रस सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है आचार्य भरत मुनि। कौन है? आचार्य भरत मुनि। ठीक है, आचार्य भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इन्होंने एक ग्रंथ दिया था, कौन सा? नाट्य शास्त्र। उस नाट्य शास्त्र में एक नाट्य शास्त्र ग्रंथ में इन्होंने रस सिद्धांत की बात की। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? इससे प्रश्न बनता है। इसमें 34 अध्याय हैं। यदि हम बात करें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के संबंध में तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया। इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है इसमें? तो इनके द्वारा रसों की संख्या मानी गई है 8। ठीक है, सामान्यतः रसों की संख्या 9 मानी जाती है, लेकिन भरत मुनि ने रस सिद्धांत के अंतर्गत नाट्य शास्त्र में इनकी संख्या 8 मानी है। भट्ट का मत उत्पत्तिवाद कहलाता है, जो मीमांसा दर्शन पर आधारित है। सात भट्ट का जो सिद्धांत है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो रस सिद्धांत है इसके जो व्याख्याकार हैं 4 हैं। भट्ट एक सेकंड, और दिखेगा नहीं। भट्ट इन्होंने दिया उत्पत्तिवाद, दूसरे हैं शंकुक, इन्होंने दिया अनुमितिवाद, तीसरे हैं भट्टनायक, इन्होंने दिया भोगवाद, भक्तिवाद। ठीक है, और चौथे हैं अभिनवगुप्त। कौन है? अभिनवगुप्त। इन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ इनके बारे में ही बात की गई कि भट्ट का मत उत्पत्तिवाद कहलाता है, जो मीमांसा दर्शन पर आधारित है। ये बात सही है। साधारणीकरण की प्रक्रिया में कवि की अनुभूति का साधारणीकरण डॉक्टर नरेंद्र ने माना है। बिल्कुल, यदि बात आती है कि साधारणीकरण शब्द पहली बार किसने दिया, साधारणीकरण के आधार पर बात किसने की, तो भट्ट नायक ने। लेकिन साधारणीकरण की प्रक्रिया में कवि की अनुभूति का साधारणीकरण नरेंद्र ने माना है। अभिनव भारती रस सूत्र की व्याख्या पर लिखा गया ग्रंथ है। यहाँ पूछा है कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो यदि हम बात करते हैं अभिनव भारती रस सूत्र की व्याख्या पर लिखा गया ग्रंथ है, तो नहीं, ये नाट्य शास्त्र की प्रसिद्ध टीका है। क्या है? अभिनव भारती नाट्य शास्त्र की टीका है। क्या है? नाट्य शास्त्र की टीका, ना कि साधारणीकरण पर लिखा गया, सॉरी, रस सूत्र की व्याख्या पर लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे जो चौथा कथन है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 इंक्लूड होगा, तो हमारा सही हो जाएगा 1। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनंद वर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया है। अ, आनंद वर्धन ने कौन सा ध्वनि संप्रदाय दिया है और उन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है। ये बात सही है। ध्वनि के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, अवि
अविवक्षित वाच्य और विवक्षिता अन्य परवाच्य। ठीक है। मम्मट ने ध्वनि विरोधी आचार्य माने हैं। मम्मट जो ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं, ये बात भी सही है। सॉरी, मम्मट ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं, ये बात गलत है। अभिनव ने लोचन टीका के माध्यम से ध्वनि सिद्धांत को पुष्ट किया, ये बात भी सही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पूछा कौन सा सही है। जो मम्मट है वो ध्वनि विरोधी नहीं है, वो ध्वनि के प्रतिष्ठापक है। क्या है? प्रतिष्ठापक, यानी कि वो ध्वनि का समर्थन करते हैं, ध्वनि के विषय में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो यहाँ कथन एक सही है कि अनंतवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया है। उन्होंने ध्वनि के मुख्य दो भेद माने हैं, अवि अविवक्षित वाच्य और विवक्षित अन्य परवाच्य। ठीक है। मम्मट ध्वनि के प्रतिष्ठापक है, ना कि विरोधी। अभिनव ने लोचन टीका के माध्यम से ध्वनि सिद्धांत को पुष्ट किया है, ये बात भी सही है। इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है। क्योंकि 3 देखोगे, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति और अलंकार सिद्धांत के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? वक्रोक्ति की बात कर रहा है, अलंकार की बात कर रहा है। तो वक्रोक्ति के प्रवर्तक कौन माने गए? कुंतक माने गए। और अलंकार के कौन माने गए? भामह माने गए। अब इन दोनों के बारे में सत्य कौन सा? भामह ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है। हमें यहाँ सत्य ही बताना है, तो ये ध्यान रखना है। भामह ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 8 भेद और 27 उपभेद माने हैं। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। कितने माने? 6 भेद, और उपभेद माने 27। ठीक है। काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? भामह। ये बात सही है। काव्य दर्शन में अलंकारों का विस्तृत वर्णन किया है, ये नाम गायब हो चुका है जिसका था, पर अभी देखते हैं। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं इसमें। एक सेकंड चाहिए बस। दंडी ने काव्य दर्श में अलंकारों का विस्तृत वर्णन किया है। तो ये बात भी सही है कि दंडी ने काव्यादर्श में अलंकारों का विस्तृत वर्णन किया है। इस तरीके से हम उत्तर देखें तो उत्तर हो जाएगा हमारा एक सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा सही है। 1, 3 और 4 सही है, दूसरा गलत है क्योंकि कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद और 27 उपभेद माने हैं। ठीक है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखना है, इसमें सत्य ही बताना है। भामा ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को काव्य का फल माना है, बात सही है। मोहम्मद ने काव्य प्रकाश में 6 प्रयोजनों की चर्चा की है, ये बिल्कुल सही है। शिवेतर सत्य का अर्थ अमंगल का विनाश है, ये बात भी सही है। कांता समित उपदेश का अर्थ कठोर उपदेश देना है, नहीं। कांता समित उपदेश का अर्थ मधुर या प्रिय उपदेश देना है। तो 4 गलत हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। और यहाँ कांता समित उपदेश का अर्थ क्या है? आ, इसका अर्थ है प्रिय या मधुर उपदेश देना। क्या है? प्रिय या मधुर उपदेश देना। तो इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। रीति और गुण के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना, बात सही है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है, ये बात भी सही है। मम्मट ने गुणों की संख्या केवल 3, ओज, प्रसाद और माधुर्य मानी है, ये बात भी सही है। रीति का अर्थ विशिष्ट पद रचना है, ये भी सही है। इस तरीके से हमारे चारों कथन सही हैं, उत्तर हो जाएगा 4 डी। साधारणीकरण के सिद्धांत पर विचार कीजिए। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोक्ता भट्टनायक को माना जाता है, ये बात सही है। भट्टनायक ने भावत्व व्यापार के माध्यम से साधारणीकरण समझाया, ये बात भी सही है।
अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण को अभिव्यक्ति का ही एक रूप माना। रामचंद्र शुक्ल ने आलम्बन तो धर्म का साधारणीकरण माना है, ये बात भी सही है। इस तरीके से हम देखेंगे कि चारों कथन साधारणीकरण के विषय में यहाँ सही है। नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है और शुक्ल ने आलम्बन धर्म का साधारणीकरण माना है। ठीक है। काव्य लक्षण के विषय में कौन सा समूह सही नहीं है? काव्य लक्षण शब्दार्थों सहित तो काव्यम भामह का कथन है, सही बात है, भामह नहीं कहा है। शब्द और अर्थ सहित जो होता है वही काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का कथन है। तद्दोषो शब्दार्थो मम्मट का कथन है। रमण्यार्थ प्रतिपादक जगन्नाथ सूत्र का है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सभी सही हैं। औचित्य और अन्य संप्रदायों के बारे में क्या सही है? क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का जीवित माना है, सही बताना है, ये देख लीजिएगा। औचित्य संप्रदाय का आधार तत्व उपयुक्तता है। कुंतक ने वक्रोक्ति को ही संप्रदायों का मूल माना है। राजशेखर ने काव्य पुरुष की कल्पना की है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ औचित्य संप्रदाय का आधार तत्व उपयुक्तता माना, वक्रोक्ति को ही सभी संप्रदायों का मूल माना। इस तरीके से हमारे यहाँ सभी कथन सही हो जाएंगे, चारों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय और आचार्यों के संबंध में सत्य कथन बताना है। दंडी ने अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म माना, बिल्कुल सही है। रुद्रट ने अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण वास्तव, औपम्य, अतिशय, श्लेष किया है। क्या किया है? वैज्ञानिक वर्गीकरण किया अलंकारों का वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। जयदेव की रचना का नाम चंद्रालोक है, बात सही है। मोहम्मद ने अलंकारों को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है। मोहम्मद अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म मानते हैं, अनिवार्य नहीं। कैसा धर्म मानते हैं? अनित्य। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे चौथा गलत है, सही बताना है। 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु के संबंध में कथनों का परीक्षण कीजिए। किसकी बात करें? काव्य हेतु की। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास का काव्य का हेतु माना जाता है। किसकी बात कर? बात कर प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है। आचार्य रुद्र ने प्रतिभा के दो भेद माने, सहजा और उत्पाद्यता। ठीक है, दोनों सही है। मोहम्मद ने इन तीनों को सम्मिलित रूप में शक्ति कहा है, ये भी सही है। राजशेखर ने प्रतिभा को कार्यत्री और भावयत्री में बांटा है, ये भी सही है। इस तरह देखेंगे कि कथन सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचनाकार मोहम्मद ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं? हालांकि पिछले प्रश्न में आ चुका है, 6 माने हैं। कौन कौन से माने हैं? यश, अर्थ, व्यवहार विधि, शिवेतर सत्य, सद्य परिनिर्वृत्य। कांता। ठीक है, ये 6 क्या माने हैं? प्रयोजन माने हैं मोहम्मद ने। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की प्रश्नावली काव्य शास्त्र से संबंधित। कल फिर हमारी प्रश्नावली भारतीय काव्य शास्त्र से ही रहेगी। फिर उसके बाद और उम्मीद रहेगी कल के जो प्रश्नावली रहेगी उसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहेगी, फैक्चुअल प्रश्न भी रहेंगे, सीधे सीधे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस आधार पर भी प्रश्न रहेंगे और कॉन्सेप्ट संबंधी प्रश्न भी रहेंगे। दोनों तरीके के प्रश्न को सम्मिलित करके कल की प्रश्नावली थोड़ा लंबा रखने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं, सभी को शुभ रात्रि।